रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के एक फैसले ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है, जिसके दम पर यूक्रेन अब तक रूस से जंग लड़ रहा है। वही अमेरिका अब उसके साथ खड़ा नहीं रहा। जी हाँ, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने जो फैसला लिया है उससे ज़ेलेंस्की को तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूर खुश होंगे। संयुक्त राष्ट्र में जंग को खत्म करने के प्रस्ताव पर यूक्रेन को अमेरिका का साथ नहीं मिला। अमेरिका ने भी भारत की तरह खुद को अलग रखा है। मतलब कि यूक्रेन जंग पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में वोटिंग से अमेरिका ने दूरी बनाई हुई है और मतदान में नहीं हिस्सा लिया। भारत और चीन ने भी यही किया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें यूक्रेन की मदद और रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव यूक्रेन ने पेश किया था, मगर अमेरिका ने इस वोटिंग से खुद को अलग रखा। अमेरिका का ये फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे खुशी मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका का ये रुख रूस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना ने देखी दुनिया भर में हलचल भी मचाई हुई है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की यूक्रेन नीति में कुछ बदलाव तो आया। 24 फरवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए में सपोर्ट फॉर लास्टिंग पीस इन यूक्रेन नाम का एक प्रस्ताव लाया गया। इसमें यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया। साथ ही रूस से तुरंत पूरी तरह बिना शर्त सीज फायर युद्ध विराम की मांग की गई। 193 सदस्य देशों में से 107 ने इसके पक्ष में वोट दिया, 12 देशों ने विरोध में और 51 ने खुद को अलग रखा। पक्ष में वोट करने वालों में इजरायल, यूरोपीय संघ के कई देश और अन्य शामिल थे। विरोध में रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश थे। वोटिंग से दूरी बनाने वालों में अमेरिका, भारत, चीन, ब्राजील, यूएई, हंगरी और कजाकिस्तान जैसे देश थे। यूएन में यूक्रेन के प्रस्ताव से अमेरिका की दूरी ही सबसे अधिक चौंकाने वाली है। वैसे तो भारत ने भी इस वोटिंग से खुद को अलग रखा, मगर भारत का ये कदम उतना नहीं चौंकाता जितना अमेरिका ने चौंकाया है। कारण है कि भारत का शुरू से ही यही स्टैंड रहा है, तटस्थ और स्वतंत्र। भारत ने कभी किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया। भारत शुरू से शांति के पक्ष में रहा है। भारत ने शुरू से ही इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया है, मगर अमेरिका ने हर कदम पर यूक्रेन का साथ दिया है। पैसा हो या हथियार, हर तरह से यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिली है। मगर इस बार जब यूक्रेन के प्रस्ताव पर अमेरिका ने अलग रहने का ही फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने थे। उनके आने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही मदद में कटौती की। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दोबारा डिप्लोमेसी में शामिल किया और 2022 के हमले की निंदा नहीं की। यूएनजीए में अमेरिकी प्रतिनिधि टैमी ब्रूस ने कहा कि प्रस्ताव में सीजफायर की अपील अच्छी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो शांति वार्ता में बाधा डाल सकते हैं। अमेरिका ने प्रस्ताव के कुछ पैराग्राफ्स पर अलग वोटिंग की मांग भी की, लेकिन वो खारिज हो गई। इससे पहले अमेरिका ने 1 महीने पहले भी यूक्रेन के पक्ष में एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। ट्रंप का ये रुख ज़ेलेंस्की के लिए झटका है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। वहीं पुतिन खुश होंगे, क्योंकि अमेरिका का वोटिंग से अलग रहना रूस की स्थिति को और मजबूत करता है। इस वोटिंग में एक और खास बात यह रही कि अमेरिका का सहयोगी देश इजरायल, यूक्रेन का उसने साथ दिया। इजरायल ने अमेरिका से अलग होकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इजरायली राजदूत डैनी डेनॉन का यह कहना था कि दोनों देशों के हित अलग हैं। वहीं भारत ने इस प्रस्ताव पर खुद को अलग रखा है, यानी भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। भारत शुरू से ही इस युद्ध में हमेशा तटस्थ रहा है। भारत का यह मानना है कि युद्ध का हल बातचीत से होना चाहिए, न कि एक तरफा प्रस्तावों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात भी की और शांति की अपील वो कर चुके हैं। देखिए, भारत की तरह ही चीन ने भी यही रणनीति अब अपनाई है। और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से ही जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए ठीक 4 साल गुजर गए। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया और इसके साथ ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया था। 4 साल बाद ये संघर्ष केवल 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया। ये वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। चलिए इस डेटा स्टोरी में अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस लंबे संघर्ष ने जमीन, जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डाला। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से अब तक यूक्रेन में 15,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाकों जैसे मारियोपोल की पूरी जानकारी अब तक नहीं हासिल हुई।
यूक्रेन के जवाबी हमलों में रूस के सीमावर्ती इलाकों में भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अगर सैनिकों की मौत की बात करें तो दोनों देश अपने सैनिकों की मौत के सही आंकड़े नहीं बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके 55,000 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन माना जाता है कि असली संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। वहीं रूस ने सितंबर 2022 के बाद अपने सैनिकों की मौत का कोई नया आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। इसके अलावा एक रूसी वेबसाइट मीडियाजोना ने कम से कम 1,77,000 रूसी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का यह अनुमान है कि 2022 से अब तक 3,25,000 रूसी सैनिक और 1 लाख से 1,40,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हो सकते हैं। यूक्रेन के अनुसार करीब 20,000 बच्चों को जबरन रूस के कब्जे वाले इलाकों से हटाया या अगवा किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHRC के मुताबिक अब तक करीब कई लाख यूक्रेनी शरणार्थी विदेशों में रह रहे हैं और 37 लाख लोग देश के अंदर ही विस्थापित भी हैं। इस युद्ध से यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई शहर जैसे बाखमुत, तोरोत्स्क, इसके अलावा वोवचांस्क पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। WHO के अनुसार 2022 से अब तक स्वास्थ्य केंद्रों पर 2,800 से ज्यादा हमले हुए हैं। रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से लाखों लोगों की बिजली और हीटिंग बंद हो चुकी है। इसके अलावा UN की माइन एक्शन सर्विस के मुताबिक यूक्रेन का लगभग 5वां हिस्सा बारूदी सुरंगों या फिर फटे हुए बड़े बमों से दूषित है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी वॉर के अनुसार फरवरी 2024 के मध्य तक रूस ने यूक्रेन के लगभग 19.5% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसमें से करीब 7% इलाका क्रीमिया और पूर्वी डॉनबास का हिस्सा है, जो जंग शुरू होने से पहले से ही रूस के कब्जे में था। पिछले साल रूस की बढ़त 2022 के बाद सबसे ज्यादा रही, लेकिन शुरुआत के महीनों की तुलना में अब उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और रूस की अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव डाला। रूस ने सैन्य खर्च बढ़ाकर GDP का करीब 9% कर दिया। पिछले साल उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ 1% बढ़ी थी। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था हमले के बाद एक साल में लगभग 1/3 घट गई। अब उसकी सरकार रोजमर्रा के खर्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और दूसरे विदेशी करदाताओं पर निर्भर है। कूटनीतिक प्रयास अब भी जारी हैं। जनवरी और फरवरी 2026 में रूस, यूक्रेन और अमेरिका प्रतिनिधि अबू धाबी और जिनेवा में मिले। रूस अब भी मांग कर रहा है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पूरी तरह हट जाए, जबकि यूक्रेन इसे बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट मानता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सैन्य मदद ना मिले। यूक्रेन का ये कहना है कि अगर वो झुकेगा तो भविष्य में फिर हमला हो सकता है और ये उसके संविधान और जनता के लिए स्वीकार नहीं है। कुल मिलाकर अभी बस जंग ही जंग है। शांति की उम्मीद दूर दूर तक कहीं दिखती नजर नहीं आ रही।